ठीक है, उसी को बट वो वर्मा सर ने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में। है। पढ़न वर्मा सर ने यूट्यूब में क्लासेस अपलोड करके डाल दी हैं प्रेजेंटेशन वाली, तो वो मैंने देखी। अच्छा हम्म, अच्छा, तो ये सेशन 3 वाला है। हम तो सोचे अभी आप सेशन 2 ही करेंगे। जैसा आप करें सर, आप आपकी आज्ञा सर पे सर। हाँ हाँ हाँ, सेशन 2 कर सकते हैं आप। 2 करेंगे, 3 करेंगे, जो आप कहिएगा वो सब उसको कवर कर लेंगे। सर सेशन 3 करते हैं, सर सेशन 3 करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कितने दिन हो गए, जरा थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था। सर जी मैं सर। एक चीज और बताऊं, जी थोड़ा सा। आप बिफोर यू स्टार्ट योर क्लास, आई विल मेक यू होस्ट जी and then you can invite, you can connect anyone who comes. अनुपमा शर्मा एक है, वो भी शायद आने वाली है। अच्छा, हाँ, तो शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट। आपने जितेंद्र को होस्ट बना दिया है बजाय हमारे। अजय, सॉरी जितेंद्र, you will have to make राजन सिन्हा होस्ट। श्योर सर श्योर। आपको करना पड़ेगा। हाँ, नाउ यू आर द होस्ट राजन हो सिन्हा। गया, हो गया सर। हाँ, सो टेक्नोलॉजी को हम लोग को जीना पड़ेगा, मतलब ऐसे कुछ कुछ होते रहते कभी मोबाइल फोन, कभी इंटरनेट, एंड प्लस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसमें हम ह्यूमन हैं तो इमोशंस, फीलिंग्स सारे आ जाते हैं। राइट सर, तो आई थिंक आई विल टेक लीव एंड यू कैन कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक, अनुपमा शर्मा कम्स, यू कैन जॉइन। ठीक है, ओके। थैंक यू सर, बाय। सो जितेंद्र जी, हम लोग जो बात कर रहे थे, एक तो यस हम सर। लोग ने बात करी थी कि टैलेंट क्या होता है। जी हम सर। लोगों ने बात करी थी कि टैलेंट बेसिकली पहले सिक्का होता था। जी जी जी। कई जगह जो सिक्का होता था उसको टैलेंट कहते थे। हम्म, के बाद फिर वो ये हुआ कि टैलेंट के माने क्या है, तो बेसिकली एक्सीलेंस के मतलब है। और हम्म, एक्सीलेंस में 3 चीजें होती हैं। एक जी तो सर। फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। श्योर सर। ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सीलेंस के लिए एक तो बैकअप की बात है, दूसरे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर राइट हम सर। लोगों ने बात करी थी, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ व्हाट वी नहीं नहीं ठीक है सर। अबाउट। अनलिमिटेड सो पोटेंशियल, पोटेंशियल, लैटरल हाँ, पोटेंशियल एंड नो पोटेंशियल। लेटरल पोटेंशियल, पोटेंशियल, और ये उसके बाद जो उसी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ग्रेटली एक्सीड्स पोटेंशियल, ये जनरल क्लासिफिकेशन ये होता है। जी सर। लेकिन हम लोगों ने ये भी बात करी थी, आपको ख्याल होगा कि एक्सपेक्टेशन जो है वो डिफेक्टिव सिस्टम है। हाँ सर। ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, पता नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखते हैं वो। सर वही होता है कि बिलो एक्सपेक्टेशंस, जब रेटिंग होती है परफॉर्मेंस हाँ अप्रेजल की, तो हाँ, उसमें वो रेटिंग मारते हैं 0 to 1, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 5 प्लस, तो वो एबव एक्सपेक्टेशन हो जाता है। वो तो जब 1 ठीक to है, 2 आता है तो हाँ बिलो एक्सपेक्टेशन वो वो ठीक है, करते हैं लेकिन सर। एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है वो गलत है। हाँ एक्सपेक्टेशन सर, से ये आपको पता है नुकसान सर। होता है। ये गलत क्या होता है इसमें, कि जो हम्म, आदमी फिसड्डी है उससे एक्सपेक्टेशन कम होंगे तो वो थोड़ा हम्म, ज्यादा करेगा, तो कहेंगे हम्म, ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। लेकिन जो आदमी बहुत अच्छा है उससे एक्सपेक्टेशन अच्छे हैं, ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है, तो वो जो है वो नुकसानदेह हो गया। राइट सर। हम लोगों ने एक बात और भी करी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम है और हम उसको 3 और 4 को बाद में कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हम सोच रहे थे कि आपका 2 नहीं हुआ तो 2 में करेंगे। आपको एक वीडियो दिखाते हैं एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। राइट सर। टैलेंट मैनेजमेंट वालों को ये वीडियो जो है ये जानना चाहिए। देखिए, अब चूंकि बात हुई है तो इसलिए हम
उसको आपको देखते हैं कि हम आपको अगर वो वीडियो दिखा सकें जो ये जो है आपको इस समय क्या दिख रहा है? सर आपकी स्लाइड है वो हाफ हाफ में है, हाफ स्लाइड है सर अभी चलिए आपका तो फिर वो। वो अब इसको हाँ वीडियो दिखाते हैं आपको। जी सर। वीडियो दिख रहा है? हाँ सर वीडियो दिख रहा है, प्ले पे बटन है। देखिए The New York Stock Exchange, where the value of a company and its stock index can fluctuate from minute to minute एक based सेकंड। on a myriad of objective factors. Or are they so objective? The truth is, if enough investors believe a certain stock will rise in value, they will buy. Thus, the stock is now seen by other investors as more valuable. High Point Industries is up 5 points on strong trading, increasing speculation that they are the new players to watch. This may lead in turn to a buying run. An expectation leads to reality, a self-fulfilling prophecy. बेसिकली ये कह रहा है कि जिसका एक्सपेक्टेशन जिससे मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि अगर ये खबर उड़ जाए जी ये सर। शेयर अच्छा करेगा तो वो अच्छा करने लगता है, उसको और लोग खरीदने लगते हैं, उसके दाम बढ़ने लगते हैं। राइट सर। कि अगर ये र्यूमर फैला दी जाए कि ये तो पिट रहा है तो हाँ लोग तो उसको बेचने लगते लोग हैं और बेचना नीचे शुरू हो करते जाते हैं। हैं। तो बेसिकली हमारे एक्सपेक्टेशन जो हैं वो ड्राइव करते हैं परफॉर्मेंस को, इसके बारे में ये है। और इसकी राइट सर। कहानी एक पिग्मेलियन इफेक्ट करके एक किताब लिखी थी जॉर्ज बर्नर शॉ ने। तो उसमें वो ये कहते थे कि वो एक वो मूर्तिकार था, उसने वो मूर्ति बनाई और मूर्ति जो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको मूर्ति से प्यार हो गया तो वो लड़की में बदल गई। खैर स्टोरी तो स्टोरी होती है, लेकिन आपने वो एक देवानंद और टीना मुनीम की एक पिक्चर देखी थी जिसमें वो दातून बेचने वाली लड़की थी? नहीं देखी थी? कोई ओल्ड स्टोरी नहीं देखी सर। हाँ नहीं देखी होगी। बेसिकली ये है कि अगर हम किसी को रानी की तरह डील करने लगे तो वो रानी हो जाती है, और रानी को राइट अगर सर। हम मछली वाले की तरह डील करने लगे तो वो उसका परफॉर्मेंस डिटेरिएट हो जाता है। Unfortunately, a self-fulfilling prophecy can also work in the opposite way. Two people agree on a rumor and it's reported as a fact. Onward Technologies, once the darling of mid-sized tech companies, seems to be headed for some rough sailing. Word on the street is they will post less than expected third quarter profits. Suddenly, everyone is selling because of a prediction that may or may not be true. Today, with technology and global communications, we're assaulted daily with forecasts, predictions, expectations, and attempts to instill expectations within us for what will happen tomorrow. The fact is, simple human expectation often plays a greater part in determining the course of events, both large and small, than most of us realize. In this program, we'll explore the curious effects of our own expectations upon others, both positive and negative. And we'll learn ways that we can harness the power of those expectations to motivate ourselves to achieve our goals. The notion that our own expectations of events can influence the course of human actions has its origin in ancient mythology. In the 10th book of Metamorphoses, seen it all too well. He fell desperately in love with his own creation. Finally, Venus took pity upon Pygmalion and brought his beloved Galatea to life.
ये वो जो स्टोरी बता रहे थे आपको। 2,000 years later, हाँ सर, वो जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई थी वो उसी से तैयार हो गया था। Professor Henry Higgins, who believed he could create the British equivalent of the ideal woman. In this case, a duchess or a flower. ये एक पिक्चर बनी थी माय फेयर लेडी, जिसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक मछली बेचने वाली लड़की को रानी बना दिया गया था, और वो अल्टीमेटली वैसे ही हो, मतलब उसकी स्टोरी है। Remember that you're a Right, human sir. being with a soul, the divine gift of articulate speech, that your language is the language of Milton, Shakespeare, the Bible. His gallant there was a cocky flower girl named Eliza Doolittle. See this creature with that tail? English the keeper in the gutter for the rest of her days. Well, sir, in 3 months I could pass her off as a duchess at an ambassador's reception. No, yes, I could even get her a job as a lady's maid or a shop assistant, which requires better English. Yes, you squashed cabbage leaf. You disgraced the noble architecture of Eton. You incarnate insult to the English language. I could pass you off as the sweet Yeah. Henry Higgins then set about bringing these expectations for Eliza to fruition. Rain in Spain Rain in Spain stays mainly in the plains. stays mainly in the plains. All right, come on then. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Don't get the timing at all. You know, watch me with Pickering. Come on, Pickering. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. In an almost magical transformation, Eliza becomes the woman that Higgins envisioned. And Eliza Doolittle is never to be the same. Henry Higgins' expectations helped turn Eliza from a lowly flower girl into a lady. But can our expectations for others have a measurable impact in real life? The answer social scientists and researchers have discovered is yes, and what you may find surprising. The main idea that I want to talk with you about today is really an old idea and a simple idea. It's the idea that what we expect from one another often turns out to be what we actually get from one another. Social psychologist and Professor Robert Rosenthal has gathered experimental evidence from over 400 studies to prove that something called the Pygmalion effect can significantly influence the behavior of others around us. And I found that things were beginning to happen that could only be explained by the fact that I knew how each of the subjects of my research should be behaving. And so I did a little bit of reading and found that there had been research that compared the results that different experimenters got, but there had been no direct experiments showing that an experimenter's expectation could actually become the cause of a subject's response. Test the notion that our expectations can have a direct influence upon results. Dr. Rosenthal designed an ingenious experiment. Dr. Rosenthal told teachers in a typical elementary school that a special test had identified students as intellectual bloomers who on their own would show remarkable gains in their abilities in the coming months. Of course, ये जितेंद्र जी आपका म्यूट कर दीजिएगा, आपके शायद कहीं से साउंड आ रही है आपके से। एक सेकंड सर, बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर में। हाँ, इसीलिए अनुपमा जी भी ज्वाइन कर ली, इसलिए हमने कहा कि और आपको। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया इसमें कि एक स्कूल में बच्चों को उन्होंने टीचर को बोल दिया कि फला फला नंबर के जो बच्चे हैं वो बहुत ब्राइट हैं। अब चूंकि उनको बोल दिया टीचर को ब्राइट हैं, तो टीचर उनको डिफरेंटली डील करने लगी। अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस जो था वो बेटर हो गया बाकी लोगों से। तो बेसिकली वो यही जो थ्योरी ये है कि आपका जैसा एक्सपेक्टेशन होगा वैसे ही लोग बदल जाते हैं। कोई somebody else also has come. So are you getting what it is trying to say? ये यहाँ से ये ओप्पो नाम से कौन आया है? हेलो
Yes, sir. There is a third person who has joined. Oppo. Who is this third person? Somebody has joined his mobile as well, so he has not put his number. हाँ, चलो ठीक है. Anyway, so Okay. ये जो स्कूल की जो बात हम कर रहे थे, जी सर. ये क्या करते हैं और क्या How नहीं. each of the subjects of my research should be behaving. And so I did a little bit of reading and found that there had been research that compared the results that different experimenters got, but there'd been no direct experiments showing that an experimenter's expectation could actually become the cause of a subject's response. To test the notion that our expectations can have a direct influence upon results, Dr. Rosenthal designed an ingenious experiment. Dr. Rosenthal told teachers in a typical elementary school that a special test had identified students as intellectual bloomers who on their own would show remarkable gains in their abilities in the coming months. Of course, the children had actually been chosen at random. The only difference between these students and their classmates was in the mind of the teacher. What we found was that the teacher's expectations did come to serve as self-fulfilling prophecies. When the teachers had been led to expect better performance from their pupils, they got better performance from their pupils, probably because they treated them as better performing pupils and then brought about the behavior that they had been led to expect. Just as Eliza Doolittle blossomed for Henry Higgins, these special students came to life for their teacher. Since Dr. Rosenthal first identified the Pygmalion effect, it's been documented in numerous experiments, both in classrooms and in the workplace. In another classic study, this time at a vocational training center for the hardcore unemployed, welding instructors were told that some of their trainees had an exceptionally high aptitude for welding. In reality, the men were chosen at random and had no greater aptitude than anyone else. At the end of the experiment, however, the trainees falsely believed to have a higher aptitude did actually score 10 points higher on a comprehensive welding test. They learned the fundamentals of welding in about half the time, and they were even absent less. Clearly, this Pygmalion effect. So आपने इंडस्ट्री में भी देखा कि जिन लोगों को ये बोल दिया गया था सुपरवाइजर्स को कि ये जो अप्रेंटिसेस हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और फास्ट लर्नर हैं, वो चूंकि टीचर्स को बोल दिया गया था वो उनको उसी तरीके से डील करने लगे अनकॉन्शियसली, और अल्टीमेटली जिनको रैंडमली ये बोला गया था कि ये इंटेलिजेंट है, उनका परफॉर्मेंस बाकी लोगों से अच्छा हो गया. Force to be reckoned with. Based on this study and countless others, the concept of using our own expectations to positively impact the productivity of others has become a powerful new training tool in many forward-looking organizations. One of these is Dunn Edwards Paints, the largest privately owned paint company in the Southwest United States. Believing that managers' expectations can have a positive impact on productivity, Dunn Edwards has woven the concept of the Pygmalion effect into their day-to-day training curriculum. We've had the program for about 5 years now. I came across the self-fulfilling prophecy, Pygmalion effect, and I thought this is the essence of what I want my manager to be like to me. I really think that this has to be what we're all about and how to treat our people right. Russ Williams hears numerous examples of the Pygmalion effect operating at Dunn Edwards. However, one story stands out above the rest. Some years ago, Bob Harris was a successful field sales representative for Dunn Edwards. But Eileen Edwards, Director of Information Systems, saw some potential in Bob Harris to take on a new challenge. Hi, Bob. Hi. I noticed that people are coming to you for help and you're able to solve their problems. Well, I've been here a while. Have you given any more consideration to being my assistant? Well, like I said before, Eileen, I don't know anything about computers. You don't need to know anything about computers. I'll teach you everything you need to know. With your knowledge of the company and the people around here, I think you'll do a great job. But I'm more comfortable with outside sales, and I just think... Bob, I think you can do it. I really do. Well, do you think I could be okay?
Sure, I'll give it a try. Okay. Because Eileen persisted in her expectations, Bob Harris was never the same again. Okay. We're moving up the date of the opening of the store. So we need to get the network online in less than a week. Let me take that. I think I know what to do. Not only did Bob Harris learn about computers, he became responsible for teaching computer skills to other new employees. Believe me, you're gonna get this. And don't worry, I'll stay as long as necessary to help you. Eileen had high expectations of Bob Harris, and despite his doubts, he fulfilled them, developing himself into an even more valuable asset for his team, his organization, and himself. The story of Bob Harris illustrates the circular pattern of the Pygmalion effect. First, we form expectations of others. Second, we communicate our expectations with various verbal and nonverbal cues. Third, people respond to the cues by adjusting their behavior to match our expectations. Fourth and finally, our original expectation appears to miraculously come true. The Bob Harris story is certainly remarkable, but it's by no means an isolated case. Most of us have encountered the deceptively simple principle behind the Pygmalion effect in our work lives, though we may not have grasped its significance. We have a lot of employees that when they get into this, it's almost like the light goes on. It's the experience. It's the, wow, I never really looked at myself that way. Well, I usually get back to that employee or to that manager and I says, it's not that employee that's changed, it's you that's changed yourself. But what if Eileen had held low expectations for Bob Harris? It's important to remember that the power of the Pygmalion effect can work both ways. And if for whatever reason we hold negative expectations for others, the unfortunate result is that we may negatively impact their performance. If the expectations that you have are negative, you may behave toward that person in such a way as to bring about the very behavior that you've predicted by the way you treat that person. You may bring it about and think that you are a clever diagnostician, an accurate predictor, when you were no such thing. You just brought it about yourself. बेसिकली ये कह रहा है कि जिससे हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं उसका परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है, लेकिन जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये तो बेकार आदमी है, वो न भी बेकार हो तो धीमे धीमे बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉस जो है वो उससे उसी तरीके से डील करने लगते हैं कि जैसे ये बहुत बेकार आदमी है। अब वो कैसे होता है उसकी स्टोरी है। The Pygmalion effect. The real question, however, is how? How is it that the Pygmalion effect exerts its extraordinary power? It boils down to this. Consciously or not, by our actions, we somehow tip off others as to what our expectations are by exhibiting thousands of cues, some as subtle as the tilting of heads or the raising of eyebrows. Dr. Rosenthal has come up with 4 specific areas in which we can consciously or unconsciously transmit our expectations to others. The 4 factors include climate. That is, that when we expect more favorable things of people, we create a more positive interpersonal climate for them. Then there's the input factor, which along with the climate factor makes up one of the most important. That is, we teach more to those from whom we expect more. We give an opportunity for those for whom we have more favorable expectations to express their questions too, sometimes referred to as the output factor. They ask us questions, we're able to give them more information so that they are in fact able to do a better job. And finally, there's the feedback factor, which especially in mentoring is we not only tell them when they've done something well, we also tell them how things could be done even better. Let's see how these 4 factors play a role in influencing behavior, both positively and negatively. How's it going, Doc? The first way we can communicate high expectations is through climate.
the kind of social and emotional mood we create for others. Nice story on us on the Forecast News Channel, too. The market really likes our new direction. It seems that way. The good news is we're going to be able to move ahead on some of those stalled projects I was telling you about. Don, you know if that new market survey ever gets back on track? You wanted to sign to you. Exactly why I called you. It's yours. Being supportive and encouraging are important, but climate is also dependent upon such things as tone of voice, eye contact, facial expression, even body posture. You're the perfect person for the job, Christine. I'll be supporting you every step of the way. Unfortunately, we can also unwittingly create a negative climate. Mr. Dalton? And I need this. From accounting, the financials are on the table. Again, subtle cues such as tone of voice, eye contact, facial expression, and body posture can combine to create an atmosphere of low expectation. I'm Kevin, remember? You wanted to see me today? Something about a survey? Right, Kevin. Don't sit. I can only take a minute here. I was looking at your file. I noticed that you have a background in statistical analysis. Yes, it's my field of specialization. Well, management wants us to review our requisition history over the past few quarters. Unfortunately, since the nonverbal cues we give are often quite subtle, देखो उससे कह रहा है कि तो एक्चुअली हमारा जिसको हम देते हैं वो है नहीं, इसलिए तुमको मजबूरी में दे रहे हैं. we may not even be aware of them or their considerable impact on others. It's not a very difficult job, but it needs to be done accurately. It needs to be done correctly. My best person is out all week with a stomach flu, so that leaves me, well, you. Okay, could you tell me something about it? Like what the scope of it is, when's it due? Why don't you just put all the questions in an email, send it off to me, and I'll get back to you as soon as I can. Okay? All right. Right. Okay. So just to get to Okay, we've gone through the first 4 sections. Another way we convey our expectations to others is through the amount and quality of the input we give to them. And here are my notes on section 5. Minor, but they will shift the whole focus of it. I know this is a lot of information to absorb. It is, but it's okay. I think you're up to this and then some. We communicate our high expectations for others by giving them challenging assignments that encourage them to expand their skills. Now, you have my notes on your presentation of the summary and conclusions, right? Yes, your notes were very specific, and that really helps me out. Oh, Mr. Dalton. Yes. I was wondering if I could get your take on how to approach the analysis of the requisition data. Sure. Let's take a look. Well, you've included too many quarters in here. So keep this, lose this, and lose this. On the other hand, when we hold low expectations for others without realizing it, we may withhold critical input. Okay, but can you tell me what the criteria are for relevant data? I mean, otherwise... I think you're giving this more attention than anyone really expects, Kevin. I mean, everyone's going to want to interpret the results for themselves. Okay? Keep up the good work. Don, no one denies the importance of these new markets, but quite frankly, I think some of them are years away from bearing fruit. I understand your concern. I'd like Christine to address your point. Christine? It's my belief, which I think Don shares, that ignoring these markets now will mean playing catch up later. We communicate high expectations through output, the kind of results we encourage from others, how many opportunities we give them to speak, to offer their opinions, and even to disagree with ours. I think you'll agree they present a compelling argument. Well, you two certainly present a united front for pursuing these new markets now. Frankly, Don and I differ on a number of specifics, but that High Point needs to focus beyond the present. We're in total agreement. As I researched and gathered data. My analysis shows that overall our requisition policies have been haphazard and ill-coordinated, leading to... If we have low expectations for others, we will discourage output from them, communicating to them our lack of confidence in their capabilities and their ideas. Kevin, you analyzed the data. How do you interpret it? Well, I'm glad you asked, because I have some insights here. Well, Kevin did the analysis, but I am working on interpreting the significance of the results personally, and I'll have something for you, say, by Tuesday.
How's it going? I feel like I'm trying to turn lead into gold. There are dozens of markets we can track, and new ones opening up all the time. The last factor is the kind of feedback we give others. We can communicate our high expectations with positive reinforcement for good work and constructive criticism when work is less than satisfactory. How about just tracking markets where our core competencies would give us a distinct advantage? Service and quality, that would eliminate some product areas, ones that compete primarily on low price, for instance. I think that the lead is starting to take on a little luster. Keep at it. Thanks. If we hold low expectations for others, we may give feedback in a sporadic, unfocused manner, leading to confusion and frustration. I didn't understand your notes on the purchasing report, and I was hoping you can go over it with me. Well, just work around anything you can't understand, and then I'll take a look at the final draft for any problems in the morning. But if you don't give me any feedback, then I can't incorporate the changes into the final report. You did say this was going to the executive committee. But the executive committee isn't looking for any groundbreaking insights. That's what they do. You know what I mean? If others are unable to make sense of our feedback, we may interpret this as confirmation of our low expectations, and the vicious cycle continues. Have hunches, good. Put it in the appendix. I'll see it gets the attention it deserves. The potential to create legends. If there is one single lesson to be learned from the Pygmalion effect, it's that each of us holds the power to inspire others to great accomplishments. By creating a positive climate, giving quality input and positive feedback, and by encouraging challenging but realistic outcomes, we are doing more than simply communicating our high expectations for others. We are also helping others to transform their own self-expectations. By treating others as the competent team members that they can be, we will be treating ourselves and our teams to a happier, more motivated, and productive workplace. The difference between a label. Okay. Does it make sense? Right, sir. What did you get out of it? So every person is a different aspect of the expectations. Anupama, you? Anupama, you are there? She doesn't seem to be there. But anyway, वो ये कह रहा था कि हम अगर लोगों से अच्छा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, और अगर हम एक्सपेक्टेशन उनसे लोअर रखते हैं तो उनका परफॉर्मेंस धीमे धीमे डिटेरिएट होने लगता है। और हम ये कहते हैं कि देखा हमने तो कहा था कि ये आदमी अच्छा है, देखा हमने तो कहा था कि ये रद्दी आदमी है, बट बेसिकली हमारे कहने के तरीके से, हमारे उनको अच्छी क्लाइमेट क्रिएट करने के या नेगेटिव क्लाइमेट क्रिएट करने से, नेगेटिव इनपुट देने से, पॉजिटिव इनपुट देने से, पॉजिटिव आउटपुट एक्सपेक्ट करने से, या फीडबैक की क्वालिटी से हम विली निली उनको ये हिंट दे देते हैं कि हमको तुमसे ज़्यादा उम्मीद है या कम उम्मीद है। तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे वैसे लोग होने लगते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा टैलेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम चाहे ना चाहे, ये बिलीव करना जरा मुश्किल होगा कि हम किस तरीके से लोगों की जिंदगी सुधार सकते हैं और किस तरीके से लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं अपने पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से। Does that make sense? Right, sir. हम आपको इसीलिए दिखा रहे थे कि किताब तो आपको, कोर्स तो आपको मिल जाएगा किताब में, लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट को समझने के लिए बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आप अनुपमा, you have come back? No, doesn't, she appears to be missing. Anyway, so
Okay, let us go further. तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना फिर से म्यूट कर लें और हम इसको जो है वो लगा दें, इसको। ओके, दिख रहा है? हम लोगों ने इसकी बात करी, एक्सपेक्टेशन की बात करी कि एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएशन में एक्सपेक्टेशन नहीं यूज होना चाहिए। इससे तो बेटर ये होता है कि हम ये कहें कि इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव और व्हाटएवर, रादर देन सेइंग बिलो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर आदमी के अलग अलग होते हैं और इसमें नुकसान ये होता है कि जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं उसको कम मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे, और जिससे कम एक्सपेक्टेशन होते हैं उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे अगर थोड़ा भी अच्छा कर देगा। तो ऑन पेपर ऐसा लगेगा कि ये जो मिसफिट था उसने अच्छा काम किया और जो अच्छा आदमी था उसने बिलो स्टैंडर्ड काम किया। तो ये लैंग्वेज जो है वो बहुत गलत और डिफेक्टिव है। अब हम लोग आते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है। टैलेंट मैनेजमेंट की बात होती है, तो एनी कमेंट्स एट दिस स्टेज? नो? ओके, लेट्स गो फर्दर। बेसिकली फ्रेमवर्क में 3-4 तरीके के हम आपको फ्रेमवर्क दिखाएंगे। टैलेंट मैनेजमेंट में इंटरनल एक्टिविटीज क्या क्या है, रिक्रूटमेंट है, ऑनबोर्डिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, रिवार्ड रिकग्निशन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, करियर डेवलपमेंट है और ट्रांसफर्स वगैरह है। टैलेंट मैनेजमेंट के लिए हमें और भी फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कल्चर कैसा है, लीडरशिप कैसी है, हम क्या लोगों का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। what do you understand by diversity and inclusion? Why there are two factors? Yes, Jiten? Jiten, are you there? हाँ जितेन, आप भी हैं कि आप भी चले गए? वर्मा जी तो दिख रहे हैं। मैं भी हूँ। आप भी हैं? हाँ जी सर। हाँ, एनी कमेंट एट दिस स्टेज? हमने ये कहा कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के क्या मतलब है। ये ओप्पो कौन है? ओप्पो ये अनुपमा है क्या? हो सकता है सर। अनुपमा आप हैं? नहीं सर, ओप्पो मेरा नहीं है, मेरे नाम से होगा मेरा। नहीं, अनुपमा हमने कहा। अनुपमा आप तो नहीं है, ये ओप्पो। प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। Who is Oppo A5? मेक अटेंडेंस ओप्पो A5 है। मैं मार्क अटेंडेंस ओप्पो A5 अननोन पर्सन। वो जैसे आए वैसे चले भी गए। चलिए ठीक है, चले गए तो अच्छा है। सर हम रहेंगे, चिंता मत करिए सर, हम रहेंगे। तो ओके, तो हम आपसे पूछ रहे थे कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये दो अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं? सर फिर से बोलिए जरा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इसमें लिखा है ना, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? डाइवर्सिटी इंक्लूजन सर कोई आइडिया नहीं है सर। डाइवर्सिटी कहते हैं कि लोगों को, इसमें बेसिकली अच्छे बिजनेस में ये माना जाता है कि जितने तरह के लोग होंगे वो उतना ही उसका आउटपुट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी।
लेकिन डाइवर्सिटी माने ये कि मतलब ये भी कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होती हैं कि SC ST OBC भी हो या वीमेन भी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो, तो सबको इंक्लूड करने की जो पॉलिसीज होती हैं वो डाइवर्सिटी कहलाती हैं। लेकिन डाइवर्सिटी माने इंक्लूजन नहीं होता, इंक्लूजन अलग है। मतलब आपने सबको रख तो लिया लेकिन उनको उतना आपने भाव नहीं दिया या आपने डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड नहीं किया, तो डाइवर्सिटी तो हो गई, इंक्लूजन नहीं हुआ। सो आजकल के मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन में ये भी होता है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो HR को ध्यान में रखना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? राइट सर। ओके, सो DNI ये सर एक क्वेश्चन है, ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन में जैसे ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। नहीं, ये उसके उसमें नहीं दिख रहे हैं, ये अंदर सर्किल में है और ये बाहर है। ये ऐसा नहीं है कि ये उसके डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में परफॉर्मेंस है, ये अंदर का चक्र दूसरा है, बाहर का पहिया दूसरा है। ओके सर, है ना? तो इसमें एंगेजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डाइवर्सिटी है, लीडरशिप है, वो एस्पेक्ट्स हैं। ये एक मॉडल है। इसी तरीके से अब आते हैं कॉम्पिटेंसी की बात हम लोगों ने करी थी। कॉम्पिटेंसी का क्या डेफिनेशन थी? कॉम्पिटेंसी इज नॉलेज, एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स which are required for outstanding performance of task or activities। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी का हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी मैपिंग की भी बात करी थी कि हर जॉब में हमको ये देखना चाहिए कि इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंसीज क्या क्या जरूरी हैं। आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है कॉम्पिटेंसी का? हाँ सर, कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है हमारा, जैसे क्वार्टर वाइज रिव्यू होता है। अच्छा, ठीक है, रिव्यू में क्या 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 साइन किया गया था और उसके आसपास आप हैं या नहीं हैं, वो देखा जाता है। नहीं, क्या रे दूसरी चीज है। नहीं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग ये भी दिया जाता है कि जैसे बीइंग एज अ पर्सन अगर आपको कॉम्पिटेंसी, आपकी आवाज कट रही है, अगर आपको कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे? सर जो भी काम किसी को असाइन किया जाता है, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई एक हमने न्यू ट्रेनी असाइन किया एडमिन के लिए, सो एडमिन में उसका क्या काम है जो उसको बताया गया था, वो उसके लिए कितना कॉम्पिटेंट है, वो काम को कितनी भली भांति जानता है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे करेंगे? सर उसके मतलब वर्क पे क्या रिजल्ट आ रहा है ये देख के, उसको काम को करने के लिए जी, जैसे आप ये देखेंगे कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता, जी जी जी, उसको कोलैबोरेशन करने की बहुत जरूरत पड़ती है। जी, तो एक कॉम्पिटेंसी हो गई कोलैबोरेशन। जी सर। उसको रिपोर्ट मान लीजिए बनानी पड़ती है, तो हमको ये लगता है कि इसका जो रिटन एक्सप्रेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए जी सर, इस जॉब के लिए। हाँ। तो जॉब को अलग अलग टुकड़ों में डिफाइन करने के बाद ये देखते हैं कि इस जॉब को अच्छी तरीके से करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सर कोलैबोरेशन और लाइजनिंग क्या एक ही जैसी चीजें हैं? नहीं, लाइजनिंग अलग चीज है और कोलैबोरेशन दूसरी चीज है। कोलैबोरेशन में अगर आप कोलैबोरेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में देखिए तो होगा एबिलिटी टू गिव एंड टेक। ओके, मतलब आप दूसरों से मदद मांगते भी हैं और देते भी हैं, करते भी हैं जी। लेकिन लाइजन में दूसरों की मदद करने का काम नहीं है, हाँ, वो खाली संपर्क में रखने की बात है। अच्छा, कि आप मिलते रहते हैं। तो सर लाइजनिंग को इन कांटेक्ट भी बोल सकते हैं सर? इन कांटेक्ट क्या चीज? क्या क्या? हेलो, आपकी आवाज, हाँ आवाज कट गई थी। हाँ, क्या? लाइजनिंग को इन कांटेक्ट भी बोल सकते हैं? लाइजनिंग के लिए आपको कॉम्पिटेंसी पब्लिक रिलेशन की होनी चाहिए। ओके सर। आपका कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन कोलैबोरेशन के लिए आपको दूसरी कॉम्पिटेंसी चाहिए कि आप कैसे लोगों से काम लेते हैं
और कैसे लोगों को मदद करते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग करने के बाद ही जो है, ये देखिए कॉम्पिटेंसी की मैपिंग के डिफिनीशन भी है। स्पेंसर जो थे, ये सब थे, ये महामहिम थे, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का, अगर आपको बेसिक नॉलेज लेनी है तो स्पेंसर और स्पेंसर की किताब को आपको देखना चाहिए। सर बुक का नाम क्या है? इसका बुक का नाम तो नहीं याद है, कोई कॉम्पिटेंसी करके है, लेकिन स्पेंसर एंड स्पेंसर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ओके सर। अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक जो आपके क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे जी, और इफेक्टिव और सुपीरियर परफॉर्मेंस को करने में मदद करे। राइट सर। ये होता है कॉम्पिटेंसी अप्रोच के फायदा क्या है कि जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और उसको सिखाया जा सकता है। अगर आप तोड़ तोड़ के देख लेंगे कि ये चीजें हैं, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको कोच कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी जो है वो नॉलेज और स्किल की कॉम्पिटेंसी आसानी से डेवलप हो जाती है, लेकिन एटीट्यूड की कॉम्पिटेंसी जो है वो थोड़ा मुश्किल से होती है। ठीक है सर, एक रियल टाइम सिनारियो है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो मेरे वर्क फील्ड पे है? जैसे सपोज करिए अभी आपने बोला कि कॉम्पिटेंसी की स्किल की आप कॉम्पिटेंसी सुधार सकते हैं, ठीक है, उसके काम करने की क्षमता को आप सुधार सकते हैं, बट एटीट्यूड की, अगर एटीट्यूड को हमें सुधारना है किसी को, जैसे सपोज करिए मेरे पास टीम है 5-6 बंदों की, उसमें से कुछ बंदे तो हैं कि वो खुद ऑटोमोटिव है, लेकिन कुछ बंदे हैं जो उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो इनको कैसे सुधारा जा सकता है सर? हाँ, उस पर हम लोग आएंगे, उस पर बात करेंगे जी। वो हम लोग आगे बात करेंगे। पहले ये देख लीजिए थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या होती है, डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी ये होती है कि ये अगर नहीं होंगी तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। ओके सर। डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी वो होती है कि जो सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होती है। तो कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। अब ये मैपिंग कैसे करते हैं वो उसमें दिया हुआ है एक्चुअल। जी सर, ये हमने आपको दिखाया था। हाँ, ये चार्ट है सर, चार्ट आपने बताया था, है ना, कि कॉम्पिटेंसी की डिफिनीशन क्या है और इससे कैसे हम जानने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने के बाद जैसा जवाब देता है उसकी बेसिस पर हम नंबर देते हैं। इसको बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू कहते हैं, इस प्रक्रिया को। जी सर। ठीक है, इसका हमने आपको वो भी दिखाया था, लार्ज वर्जन भी दिखाया था कि ये कॉम्पिटेंसी जो है, जरूरी नहीं कि सारी कॉम्पिटेंसी हर जॉब में हो, 5-6 से ज्यादा कॉम्पिटेंसी एक जॉब में नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें ये तय करना मुश्किल होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और वो धोबी लिस्ट टाइप की हो जाएगी। तो 6-7, बहुत से बहुत 6-7 से ज्यादा नहीं किसी भी जॉब के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, राइट सर। अब ये जो है मार्क्स कैसे देते हैं वो उसका भी चेक होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना 1, 2 या 3, 4 या 5 वो दे दिया बिलो एक्सपेक्टेशन, उसमें वैसे करने में लोग जो हैं वो आर्बिट्रेरी नंबर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि 3 नंबर के क्या माने हैं और 6 नंबर के क्या माने हैं। तो बेसिकली जो HR डिपार्टमेंट है या जो टैलेंट मैनेजमेंट देखता है, उसको ये डिफाइन करना चाहिए कि किस नंबर के लिए कि क्या मतलब है। कब आप 6-7 देंगे, कब आप 3-5 देंगे, कब आप 1-2 देंगे, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जहाँ के अप्रेजल सिस्टम में इस तरीके से डिफाइन नहीं होता है, वो अप्रेजल सिस्टम डिफेक्टिव होता है। सर बट आज तक के सिनारियो में सारा अप्रेजल सिस्टम तो ऐसे ही है, 1, 2, 3, 4 करके। लेकिन भगवान चाहेगा तो आप अच्छी नौकरी में जाएंगे। हो सकता है आप ट्रेनिंग का क्या पर्पज है कि आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, जिसमें आपको मौका लगे तो आप उसको सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। या किसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप इंटरव्यू में जाएं तो कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो सही सिस्टम ऐसा होता है। बिहेवियरल इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि इसको नंबर कैसे देने हैं, उसका हर नंबर का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए।
कि अगर आप 2 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आप 5 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो अगर उसका बेंचमार्क लोगों के पास होगा तो लोग नंबर देंगे, वो ज़्यादा रिलायबिलिटी से देंगे। और अगर आप इस तरीका का अगर आप चेकलिस्ट अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग तुक्के में देंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसा करते हैं, बीच में दे देते हैं, 5 नंबर दे देते हैं 10 में। क्यों दे रहे हैं पता नहीं, समझ रहे हैं ना। तो नॉलेज तो आपको, पर्पस बिहाइंड योर डिप्लोमा इज दैट यू शुड नो व्हाट इज द राइट वे, ठीक है। और अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक तो खैर है ही है, थ्योरी नहीं है। इसमें आप जॉब को उसकी पोजीशन में देखते हैं कि इसको क्या करना है। तो ऐसा नहीं कि कहीं किताब से लेके आप डाल दें, आपको जॉब को एग्जामिन करना पड़ता है। मेथोडोलॉजी क्या होती है वो उसका हमने बात करी थी कि पहले रोल जो है आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्पिटेंसी, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं, बीईआई जो है इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, सीनियर से भी करते हैं कि इस जॉब के लिए क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस जॉब से। उसके बाद फिर केस सिचुएशन बनाते हैं कि केस सिचुएशन में देखते हैं कि अब ये बताओ कि इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। तो वो जैसे जवाब देता है तो आप तय करते हैं कि इसके माने इसको इतने नंबर मिलने चाहिए, इसकी कॉम्पिटेंसी लो है या मीडियम है या हाई है, ठीक है। तो उस तरीके से अब पहले आप क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, फिर क्राइटेरियन सैंपल लेते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा एनालाइज करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं। सर ये क्राइटेरिया और क्राइटेरियन क्या एक ही होता है? क्राइटेरिया और क्राइटेरियन का प्लूरल है क्राइटेरिया। राइट सर, राइट सर। इटालियन जो वर्ड्स होते हैं उनका जो प्लूरल होता है वो ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एलुमनस का प्लूरल होता है एलुमनाई, सुना है ना। हाँ सर, ये तो मतलब ये क्राइटेरिया क्या इटालियन वर्ड है। उसी तरीके से रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। उसी तरीके से फिनोमिनन म्हणजे क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरियन माने क्या चेक होना चाहिए, क्राइटेरिया माने नंबर ऑफ चेक्स, ठीक है। तो हर क्राइटेरियन के लिए सैंपल तैयार करते हैं कि अगर आपको लीडरशिप देखना है तो अच्छी लीडरशिप के क्या माने हैं, तो आपको उसका भी इंडिकेटर जो है पहले से तय करना पड़ेगा कि हम अच्छी लीडरशिप जब कहेंगे जब ये बंदा ऐसा करेगा, या एवरेज लीडरशिप जब कहेंगे जब वो बंदा ऐसा कहेगा। पुअर लीडरशिप कब कहेंगे, जब वो ऐसा जवाब देगा या ऐसा बिहेव करेगा। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा से फिर हम कॉम्पिटेंसी मॉडल तैयार करते हैं, समझे ना। तो वो जरूरी है कि पहले तो तय करते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या होगा, एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगा। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं बीआई से या पैनल बैठा के लोगों का, या सर्वे करके, या एक्सपर्ट से पूछ करके, या ऑब्जर्वेशन लेके, जॉब ऑन द जॉब ऑब्जर्वेशन लेके। फिर एनालाइज करते हैं जॉब टास्क कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर वैलिडेट करेंगे, ये हम लोगों ने बात करी थी एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। फिर डेटा एनालाइज करके रोल इनकम्बेंट का डेटा लेके, सुपीरियर से डेटा लेके स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो निकालते हैं। बेस्ड ऑन द अबव आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, जेनेरिक क्या है, फंक्शनल क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, और डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज क्या है, वो सब एनालिसिस करते हैं। देखिए हम लोग ये बात कर चुके थे पिछले सेशन में, लेकिन यूजफुल रहा ना दोबारा बात करने का, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो आप बाकी तो किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें जो हैं इनको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। मास्टर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, क्या होती, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की जो टेस्ट होते हैं उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी होती है। डिफिनीशन क्या है,
इसके माने क्या है, इसके माने क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड के माने क्या है, पीपल ओरिएंटेड के माने क्या है, रिसीव्स करेक्शन के माने क्या है। ये डिफिनीशन जो है वो एक कॉमन होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे हमारे लिए लीडरशिप के माने कुछ और हो, किसी दूसरे के लिए कुछ और हो। कोचिंग के क्या माने हैं, तो इसी तरीके से लीडरशिप कॉम्पिटेंसी, लीडिंग पीपल के क्या माने हैं, एनर्जाइजिंग पीपल के क्या माने हैं, देख रहे हैं ना। तो ये डिफिनीशन भी तय करना बहुत जरूरी होता है, वरना अगर आप डिफिनीशन तय नहीं करेंगे तो उसी कॉम्पिटेंसी लीडिंग, कोई भी चीज आप ले लीजिए, जितने लोग होंगे उतने तरीके के मुंह होंगे कि उनके हिसाब से वो है। अब अगर उनको सबकी डिफिनीशन ही अलग अलग है तो नंबर कैसे एक से देंगे, कॉमन स्केल नहीं होगा ना। सर जैसे लीडरशिप कॉम्पिटेंसी है 2018 की, तो क्या हर साल ये चेंज होती रहती है कि वही रहती है? नहीं, ये तो हमने एक सैंपल लिया है किसी पर्टिकुलर सिस्टम से, उन्होंने 2018 में ये डिफाइन करी थी। ये एज ये 2018 की बात नहीं है, ये तो हम दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये 2018 में फाइन ट्यून करी थी। पहले उनकी कॉम्पिटेंसी ये थी 2008 में, फिर उन्होंने मॉडिफाई करके 2018 में इसको ऐसा कर दिया, फिर उन्होंने और कॉम्पिटेंसी डिफाइन करी। ये फाइन ट्यून होता रहता है। अब नई कॉम्पिटेंसी आई हैं, इनके इनके माने क्या हैं, तो लैंग्वेज बदलती रहती है, इसको देखते रहना चाहता है कि लेटेस्ट क्या है। फिर असेसमेंट सेंटर डिज़ाइन होता है कि भाई हम कौन से साइकोमेट्रिक असेसमेंट यूज़ करेंगे, कौन से बीआई करेंगे कि नहीं करेंगे, केस स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो सब तय करते हैं। असेसमेंट सेंटर होता है। उसके बाद फिर क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आप जो है वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स की बात जैसे हमने करी थी, जैसे बिहेवियरल इंडिकेटर्स की बात थी ना, वैसे क्रिटिकल इंसिडेंट मान लीजिए हम उसमें एयरटेल का कॉम्पिटेंसी लगा रहे हैं फील्ड स्टाफ का, तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा जो तुम रात में तुम्हारे पास खबर आई कि वो खंबा गिर गया, तुम क्या करोगे। तो वो जो बताएगा कि वो क्या करेगा, उससे पता चलेगा कि उसकी कॉम्पिटेंसी की लेवल क्या है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो हैं वो उनको निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना आप किसी से पूछो, अब टीम वर्क है, किसी से आप पूछोगे कि तुम टीम वर्कर हो कि नहीं हो, तो वो क्या कहेगा, हाँ मैं टीम वर्कर हूँ। तो कभी भी पूछने से नहीं पता चलता कि ये कॉम्पिटेंसी कितनी है। इंटरव्यू में जो लोग सीधा सीधा सवाल पूछते हैं उनको सारे गलत जवाब मिलते हैं। इंटरव्यू बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू क्या है, अच्छा ये बताओ, कोई किस्सा बताओ कि टीम में कोई क्राइसिस आई थी और तुमने उसको कैसे डील किया था। तो कहेगा साहब ऐसा था, एक बार ऐसा हो गया है कि हमारा एक आदमी जो था वो, उसको लोगों ने पीट दिया, या वो सडनली बीमार पड़ गया और हमने फिर ऐसा किया, फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। तो जब वो कहानी सुनाएगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये टीम प्लेयर है कि नहीं है। 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मास्टर होगा उसको भी कहानी बना सकता है, लेकिन इट इज बेटर देन आस्किंग कि तुम टीम प्लेयर हो कि नहीं हो। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? सही है सर, सही बोल रहे हैं। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स कैसे हम निकालते हैं उससे, अच्छा क्रिटिकल इंसिडेंट्स पे उसके निकालने के बाद फिर इंटरनल रिसोर्स पर्सन्स को जो असेसमेंट सेंटर करेंगे उनको बहुत ब्रीफ करना पड़ता है कि भाई देखो इसको ये सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल का ये जवाब आएगा तो इसकी कॉम्पिटेंसी मीडियम है, इसकी एवरेज है, इसकी लो है, वो वैसे निकालते हैं। उसके बाद डिक्शनरी भी देख लेते हैं, जैसे हमने आपको डिक्शनरी दिखाई कि जॉब टास्क लेते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉजिकल सीक्वेंस इन टाइम आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसके बाद क्या करता है, इसके बाद क्या करता है, और ये भी लेवल के हिसाब से अलग अलग होती हैं कॉम्पिटेंसी। अब कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी जो है जूनियर लेवल पे और मीडियम लेवल पे और टॉप लेवल पे अलग अलग होंगी। नाम खाली कम्युनिकेशन है लेकिन आपका उनके डिफिनीशन अलग अलग हैं।
अगर आप टॉप मैनेजमेंट का देखेंगे कम्युनिकेशन, तो आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा स्पोक्समैन है कि नहीं है। विजन, स्ट्रेटजी और वैल्यूज बताता है कि नहीं बताता है ठीक से। लेकिन अब ये PS1 ग्रेड 1 में अगर है तो उससे ये थोड़ी विजन की बात थोड़ी करेंगे। वो आप ये देखेंगे कि रिटन और स्पोकिंग लैंग्वेज जो है उसकी कैसी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, यस सर, यस सर। इसीलिए क्योंकि अभी जैसे मेरा ग्रेड है ना M1 M4 जो M5 M6 बता रहे हैं, तो मेरा ग्रेड M3 का है। तो उसमें मेरा जैसे एक होता है ना एम्प्लॉय कोड का ग्रेड होता है कि आप किस ग्रेड में आते हैं, तो मेरा ग्रेड M3 का है। तो M3 में वही मैं देख रहा था कि क्या क्या होना चाहिए। नहीं, ये आप अपने यहाँ के हिसाब से मत देखिए, एक सैंपल है, ये किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है। हो सकता है कि आपके यहाँ जो लेवल है उसका दूसरा हो। इट इज ओनली टू शो यू दैट फॉर डिफरेंट लेवल्स द डेफिनेशन ऑफ द सेम कॉम्पिटेंसी विल बी डिफरेंट। राइट सर, है ना? हमें क्या पता आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे कैसा है। आई एम ओनली गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ दे डिफर फ्रॉम लेवल टू लेवल। ओके सर, ठीक है ना? ओके। अब उसके बाद ये है कि अब आप टैलेंट मैनेजमेंट की बात आते हैं तो ये देखते हैं कि कहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, सरप्लस कहाँ पे है, कहाँ पे नॉन प्रमोटेबल मैनेजर्स बीच में अटके हुए हैं, एम्प्लॉय नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन है, या सुपर कीपर है, बहुत अच्छा फास्ट फॉरवर्ड आदमी चल रहा है, हाई पोटेंशियल है, तो क्या करेंगे। तो अलग अलग उसमें जो है वो आप अलग अलग उसको करते हैं, मतलब उस तरीके से उनको डील करते हैं। ठीक है ना? सो ये अब ये सक्सेशन प्लानिंग के बाद है, ये एक टेस्ट है हैरिसन का है, उसका हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि फिर हम ये देखते हैं कि ये जो है, मान लीजिए इसको प्रमोट करना है, तो इसकी जो है कौन कौन। ये वाला सर आपने फर्स्ट क्लास में भी दिखाया था शायद, ये दिखा वाला। हाँ, वही हम उसको रिपीट ही कर रहे थे आपको, जस्ट टू पीछे से कवर करने के लिए, जिसमें कनेक्शन बना रहे हैं। उसके बाद अब आता है टैलेंट मैनेजमेंट के। टैलेंट मैनेजमेंट के मॉडल्स जो हैं वो तरह तरह के हो सकते हैं। अब देखिए, ये मॉडल पढ़िए जरा, आप ध्यान से देखिए, फिर पूछिए इसमें क्या चीज़ आपको क्लियर हो रही है, क्या नहीं हो रही है। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, B1 ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, नहीं क्या है सर? हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन वो भी। B2 वर्कफोर्स प्लानिंग, B3 टैलेंट एक्विजिशन, B4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, B5 परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, B6 एम्प्लॉय एंगेजमेंट, B7 कहाँ गया? हाँ, B7 करंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स एंड HR डेटा, B8 एम्प्लॉय वेलनेस, B9 compensation and benefits, and B10 diversity and inclusion। ये आपने बताया था। देन इसके बाद B1 है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, B2 टैलेंट मैनेजमेंट, B3 वर्कफोर्स टैलेंट, B3 and B माइक्रो इंटरनल मैनेजमेंट, एंड B8 में आता है C4 कम्युनिकेशन अलाइनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, डिजीज मैनेजमेंट। तो सर ये तो काफी वास्ट मतलब समझाया हुआ है। समझा है ना? कोई एनी टर्म नॉट क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, ये तो ये इस टाइप से मॉडल अलग अलग होते हैं। आपको एक दूसरा मॉडल दिखाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे डेवलप करेंगे मॉडल, क्या क्या चीजें कवर करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसका एक खाका बनाना जरूरी होता है। organizational performance and outcomes and organizational strategies, cultural remuneration strategies, marketing, employee value proposition, talent acquisition, freelancers and consultants,
onboarding, performance, appraisals, management, learning, development, career pathways, capability development. And what about them? Understand business strategies, measurement, evaluation, website plan, and that is the succession planning, mobility, retirement, knowledge management, and exit interview. Transition में आता है ये प्लानिंग में आता है, एक्सेप्टिंग में मार्केटिंग आ जाएगा, एंड डेवलपिंग में onboarding, ठीक है, एंटरटेनिंग में कल्चर एंड रेम्यूनरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है सर। इसमें ये मार्केटिंग क्यों लिखा हुआ है? सर में कि मार्केटिंग में हाउ मच द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड फॉर दैट न्यू ज्वाइनिंग, उसमें दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, एम्प्लॉय की वैल्यू हम कितनी करते हैं, और टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड कैरियर कंसल्टेंट हम अगर आप चलाते हैं या हम कितना क्या करते हैं। हाँ, अगर आप इसको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी कहते हैं कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे बढ़ाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्री जो ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट्स में जाके प्रेजेंटेशन करना, प्री प्लेसमेंट टॉक देना, वो सब जो है इसमें एम्प्लॉइज का ही नहीं है। फ्रीलांसर को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जी 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 जी। कंसल्टेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? मतलब सिंपल टर्म में ये है कि हाउ यू डू मार्केटिंग योरसेल्फ। तो कंपनी भी अपनी मार्केटिंग खुद ही करती है, एम्प्लॉय भी खुद ही करता है। तो कल्चर आपका कैसा है? अगर कल्चर में डिफेक्ट है तो आप कैसे ठीक करेंगे उसको? रिम्यूनरेशन स्ट्रेटजी क्या है? आप इंडस्ट्री के हिसाब से लोअर देते हैं या मिडिल में देते हैं या हायर देते हैं? सक्सेशन प्लानिंग, ट्रांसफर की पॉलिसी क्या है? रिटायरमेंट कब करते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट कैसे है? एग्जिट इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है? बिजनेस को अंडरस्टैंड, ये पूरा जो है कंप्लीट। इसी तरीके का एक मॉडल ये भी है। मॉडल मीन्स नथिंग वेरी रॉकेट साइंस नहीं है। मॉडल माने कि आप अपनी विचारधारा के हिसाब से सारे जो फंक्शन हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में आप खाका बनाते हैं। अब जैसे यही है, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, कहाँ गया? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं? टैलेंट डेवलपमेंट कैसे होगा? कंपेंसेशन के क्या क्या इश्यूज हैं? लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे होगा? सक्सेशन, एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं सब, उसका पूरा बना के देन अकॉर्डिंगली यू वर्क ऑन दैट। अब ये एक और तरीका है, जैसे ये है। अब इसमें देखिए, सो यू आर सीइंग कि इन जो टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल का जो बात लिखा है, वो कोई टैलेंट मैनेजमेंट कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती कि मतलब मॉडल माने कोई खास चीज नहीं है। मॉडल माने कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करें एक फ्लो चार्ट में या एक सर्कुलर ग्राफ में, या कैसे वो होता है। HR सिस्टम्स एंड मैट्रिक्स का क्या मतलब है? तो HR सिस्टम एंड मैट्रिक्स में यही सब आता है, ये जो आपने दिखाया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग और लर्निंग भी HR के अंदर में आता है। उसकी प्लानिंग कैसे है, लीडरशिप डेवलपमेंट का क्या है, कंपनसेशन क्या डिसाइड होता है, ये भी HR के अंदर में आता है। टैलेंट स्ट्रेटजी, किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए। किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल तो ऐसा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। ऐसे देखिए ना, जैसे मैट्रिक्स जैसे रिक्रूटमेंट में है कि पर रिक्रूटमेंट कॉस्ट क्या आ रही है, एक है। एक उसी तरीके से इंडेंट करने में और फाइनल इन प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से आपको उसकी इफिशिएंसी पता चलती है और आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि भाई अभी हमको 3 महीना लग जाता है एक सीनियर लेवल पोजीशन भरने में, हम क्या करें कि हम 2 महीने में भर लें।
तो जब तक आप मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे और मैट्रिक्स का डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये मैट्रिक्स किसी मतलब किसी और के थ्रू बनाया गया है कि हम खुद बना सकते हैं मैट्रिक्स? ये आप ऑब्वियसली आप बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता है आजकल सॉफ्टवेयर्स आती हैं उसमें नेचुरली वो मैट्रिक्स बहुत सारे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका मैट्रिक्स उसमें और बनवा लीजिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में है, कितने लोग जो हैं टॉप परफॉर्मर्स हैं, कितने लोग जो हैं वो मिडिल परफॉर्मर्स हैं, उस टाइप से आप उसका प्रोग्रेस टीम का कैसा वर्क चल रहा है वो है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कितने कितने आपके डेवलपमेंट गैप्स निकले, स्किल गैप्स निकले, कितने भरे गए, कितने नहीं भरे गए, वो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डज नॉट मीन एनीथिंग एक्सेप्ट मेजर। मैट्रिक्स माने मापने का तरीका। तो जैसे राइट नाउ जैसे अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहा, जैसे अभी हम सबका क्या है जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या बजट होगा, क्या वेन्यू होगा, कितना परफेक्ट पार्टिसिपेंट्स होगा, उनका स्टे अरेंजमेंट, ये वो टोटल बजट हमको अलॉट किया जाता है। उस बजट के अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्लान करते हैं। तो ये भी क्या आचार मैट्रिक्स के अंडर में ही आएगा? नहीं, मैट्रिक्स ये हुआ जैसे पहले कुछ लोग मैट्रिक्स लेते थे कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग मैंडेज, ये एक मैट्रिक्स है। ये घटिया मैट्रिक्स है एक्चुअली, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेनिंग मैंडेज कैलकुलेट होता है। देखा है कभी? हमारे यहाँ मंथ एंड रिपोर्ट यही बनाई जाती है, ट्रेनिंग मैंडेज, हाँ, क्लासरूम ट्रेनिंग कितनी की, ऑन जॉब ट्रेनिंग कितनी की, एडमिन कितना रहा। ये घटिया मैट्रिक्स है। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग मैंडेज इंक्लूड कैलकुलेट होते हैं और कुछ नहीं होता है, वो ये शो करता है कि इसका एचआर सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। ये होना चाहिए कि हमने 15 स्किल गैप्स निकाले, 15 में हम 11 भर पाए, वो ये शो करता है कि आप जो है वाकई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मैंडेज ट्रेनिंग की क्वालिटी का बारे में नहीं देता है, अंदाजा नहीं देता है। हो सकता है कि जो क्रिटिकल स्किल गैप्स कंपनी के हों वो अपनी जगह रहें और आप मैंडेज दिखा के बड़े खुश रहें कि साहब मैंडेज में हमने 10% बढ़ा दिया। अरे बढ़ा तो दिया, लेकिन हुआ क्या उससे? क्या ज्यादा लीडर पैदा होने लगे? क्या आपके लीडरशिप की क्वालिटी इंप्रूव हुई? ये होता है हमारे यहाँ सर, मैंडेज घट जाता है तो क्वेश्चनिंग हो जाती है। हाँ, तो वो गलत है ना। वो चीप मतलब चीप मैट्रिक्स है। अच्छी मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स promoted from inside as compared to those recruited from outside। तो ये शो करेगा कि आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट कितना इफेक्टिव है। या ट्रेनिंग में ही आपने एनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स किया, उसमें आपको निकला कि 150 नीड्स है। अब 150 नीड्स में कुछ A क्लास नीड्स होंगी, कुछ B क्लास नीड्स होंगी, कुछ C क्लास नीड्स हैं। A क्लास नीड्स मान लीजिए 15 हैं, तो आप ये कहते हैं कि हमने इस साल 15 में से 13 नीड जो थी वो प्लग कर दी, तब तो आपने कोई काम किया जो कंपनी का फायदा हुआ। और वरना आपने खाली से, हम आपको एक क्रूड एग्जांपल देते हैं, पता नहीं वो है कि नहीं है, आपको पता होगा, अनुपमा जी हैं कि नहीं है? पता चल जाएगा अभी। हाँ, नहीं है। अब नहीं है, इसलिए हम आपको बताते हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मान लीजिए आप शादी करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई बच्चे हुए कि नहीं हुए। अब ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमने 10 बार सेक्स किया महीने में, हम बड़े खुश हैं कि हमने सेक्स तो किया। सही रिजल्ट निकला कि नहीं निकला? सही है।
हम आपको बड़ा क्रूड एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप भी ट्रेनिंग के बंदे हैं, आप समझ रहे हैं ना नहीं कि सर, मैंडेट के माने नहीं कुछ नहीं सर, हाँ फैक्ट है सर, फैक्ट है। है। हाँ फैक्ट है, जैसे आपने बोला ना कि ट्रेनिंग मैंडेट को कैलकुलेट करने से या उसको बढ़ाने से लीडर पैदा हो रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव है, ये मेजरमेंट है। हाँ, या आपका मान लीजिए आप स्किल में ही देख रहे हैं, आप ये देखें कि हमने जो ट्रेनिंग करी उससे रिजेक्शन परसेंटेज डाउन हुआ कि नहीं हुआ। कंज्यूमेबल सर अगर हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, मंथ टू मंथ आप ट्रेनिंग कराते जाओ, रिक्रूटमेंट करते जाओ, ऑन बोर्डिंग करते जाओ, और चर्न भी हो रहा है, एम्प्लॉय चर्न भी बढ़ रहा है। एम्प्लॉय चर्न क्या हो रहा है वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस एक ही सिनारियो है सबके पास कि परफॉर्म नहीं कर रहा था इसलिए। तो फिर फायदा क्या हुआ ट्रेनिंग करने से? इट इज लाइक कि हमने ऑल 30 days आई हैड सेक्स। अरे भाई, हाउ डज इट मैटर? सही है सर। आपको लग रहा होगा कि हमने कैसा अजीब नहीं, देखिए सर, रियल सिनारियो है, रियल टाइम सिनारियो है। सही है, अगर हम इसी तरीके से हम मंथ टू मंथ ट्रेनिंग करते जाएंगे और चर्न होता जाएगा तो हम हर महीने रिक्रूटमेंट करेंगे। हर महीने हम जितना डेवलप कर रहे हैं उससे ज्यादा चर्न हो रहा है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट क्या आती है कि यार ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव नहीं है। वो उसमें जानते हैं नुकसान क्या होता है? हम आपको एक सर हम लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, नहीं, डीमोटिवेट के अलावा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो सबसे पहले ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को भी लगेगा यार ये तो इसको तो सेव कर सकते हैं यहाँ पैसा। क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट के लिए हम कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, हमने बैठ के पैनल के साथ, सेल्स हेड के साथ, बिजनेस हेड के साथ और एचआर हेड के साथ ये डिसाइड किया कि हम इस क्राइटेरिया पे सेट करेंगे। बट सडनली द बिजनेस हेड केम, सेल्स बिजनेस हेड केम, बोला नहीं यार रख लो उसको, ये अच्छा नंबर कर रहा था, अच्छा नंबर कर रहा था, बस वो 6 महीने में कंपनी चेंज करता गया, ये कोई पैरामीटर नहीं है। कल को यहाँ से अच्छी जॉब मिलेगी वो 6 महीने में चेंज कर देगा, और एक्चुअली यही हो रहा है। हाँ, तो वो इसके माने कि एचआर सिस्टम आपके बहुत डिफेक्टिव है। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है कि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कितना है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये भी टारगेट एचआर का हो सकता है कि भाई जो अगर हमारा एट्रिशन जो है वो 15% है तो हम इसको कैसे 5% करें या 10% करें, तो हम चर्न को कैसे रिड्यूस करें, ये भी एक मैट्रिक्स है। बगैर मैट्रिक्स के आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब सक्सेशन प्लानिंग है, कितनी जॉब्स के लिए आप इंटरनल डेवलपमेंट कर लेते हैं और बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये पता नहीं चलेगा अगर कंपनी की पॉलिसी ये है कि इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल प्रमोट करो, तो पता नहीं चलेगा कि वाकई में इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। अब कंपेंसेशन में है, कंपेंसेशन में जो हम पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो इंडस्ट्री के टॉप 10% में आ रहा है या मिडिल 50% में आ रहा है या बॉटम 30% में, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है। हाँ सर, कि हमारे जो कंपेंसेशन है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कहाँ पर है, और अगर हमारा कंपेंसेशन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छा है तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छी है कि नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी लेस कंपनसेशन। हाँ, तो आपको डिप्लोमा करने का यही तो ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये तो पता चले कि भाई सही क्या है, जिसमें कि अगर आप कहीं दूसरी जगह जाइए और आपको तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपको नॉलेज तो है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब जो है फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क का पर्पस यही है कि हर चीज इग्नोर ना हो, कोई चीज। टैलेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, कंपेंसेशन का क्या होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है, लीडर्स कितने डेवलप हुए, एक और है तरह तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, ये एक फ्रेमवर्क है। अब रिटेंशन की बात जैसे आई थी,
सर इसमें से सही कौन सा है? हर चीज जैसे फ्रेमवर्क आपने दिखाया, 2 दिखाया, टूल आपने, मैट्रिक्स आपने 2 तरीके के दिखाए, तो इसमें से सही कौन सा है? सही बेस्ट ये क्या है? ये टाइम टू टाइम चेंज होगा या एज पर द सिनेरियो है या एज पर द सिचुएशन चेंज आपको होगा? बनाना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सही है और वो गलत है। आपको अपने हिसाब से फ्रेमवर्क बनाना होगा, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा, और उसमें आपको, जिससे कि आप उसमें सारे पॉइंट, कोई नेग्लेक्ट ना हो एस्पेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी पार्ट नेग्लेक्ट ना हो, और सारे फैक्टर्स को आप ध्यान दें। अब जैसे एंगेजमेंट की बात है जी, एंगेजमेंट आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जो इंडस्ट्री डेटा है इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में भी, जो रिटेंशन डेटा है वो ये शो करता है कि मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो इंगेज नहीं होते हैं। इंगेज नहीं माने कि मजबूरी में काम तो करते हैं, लेकिन उनको, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हो? सर राइट नाउ मैं हिमालय में हूँ, हिमालय ड्रग कंपनी। अच्छा, तो ये जो है पता चला लोग जितना काम करना उतना तो कर देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करते। उनको ये होता है जितना, मतलब अगर ज्यादा क्यों करें हमको कौन से लड्डू मिलेंगे, तो इसके माने आदमी डिसंगेज है। तो जो वो अलग है, यहाँ पे एक सिनेरियो है कि ज्यादा कर देंगे तो ये होगा कि अगले महीने से हमें ये फिक्स कर दिया जाएगा कि यही करना है तुमको। तो इंगेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो ये स्टडी करना जरूरी है एचआर के लिए कि हमारे यहाँ इंगेजमेंट लेवल कैसा है। और इंगेजमेंट जो है हर एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। कुछ जगह आप पढ़ते होंगे इंगेजमेंट सर्वे होता है, गैलप का सर्वे होता है इंगेजमेंट, वो सब बकवास है, क्योंकि इंगेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल का होता है। और हम आपको एक बल्कि इंगेजमेंट के आपको वो भी दिखाते हैं, हैरिसन की रिपोर्ट है एक आपको इंगेजमेंट की, हम आपको वो दिखाते हैं। इंगेजमेंट, ये देखिए, engagement and retention, आनंद जॉय, ये सैंपल है इसीलिए नाम इसका आनंद है। ये कितने परसेंट है? हैरिसन हाँ असेसमेंट। हाँ, ओवरऑल फुलफिलमेंट स्कोर इसका कितना है? अब उसके बाद जो है इसकी रिपोर्ट होती है, इसकी रिपोर्ट जो है वो ये है। अब ये शो करता है कि ये डेवलपमेंट चाहता है 9 पॉइंट, इंथुजियास्टिक है 8 पॉइंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश इसकी 6.6 है, एडवांसमेंट इतना नहीं चाहता, वांट्स चैलेंज जो है वो चाहता है ज़्यादा है। मतलब इसको ये इस बंदे को ये चैलेंज चाहिए, उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको मैनेजर बना दीजिए, सीनियर मैनेजर बना दिया तो वो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। उसको ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि यार हमको चैलेंजिंग जॉब मिले। एक हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अब इसमें जो है ये देखिए रिम्यूनरेशन एक्सपेक्टेशन, इसको हाई पे तो चाहिए लेकिन क्विक पे नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई चिंता की बात नहीं। ये चाहता है कि इसको ऑटोनॉमी मिले, इनिशिएटिव भी लेता है, लेकिन इसको टॉलरेंस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये इसका फुलफिलमेंट जो है 40% है। लेकिन इसके अगर हमारे पास ये रिपोर्ट इसकी निकल के आती है तो हम इसको बुला के कह सकते हैं कि बेटा ऐसा है, अगर तुम रूल्स को नहीं मानोगे, सिस्टम को नहीं मानोगे, तो तुमको कोई कैसे इंडिपेंडेंस देगा?
तो इसमें कंपनी का रोल नहीं है, इसमें तुम्हारा अपना रोल है। आर यू गेटिंग? वरना लोग रोते रहते हैं, नहीं नहीं मुझको तो ये चाहिए। अरे भाई चाहिए तो, लेकिन क्या तुम्हारा अपना जो 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 क्वालिटी है वो उसको फुलफिल करती है कि नहीं करती है? अगर तुम, जब तक तुम्हारा टॉलरेंस ऑफ स्ट्रक्चर लो रहेगा तब तक तुमको कोई इंडिपेंडेंस नहीं देगा। आर यू सीइंग दिस? यस सर। तो जो इंगेजमेंट अगर किसी का बढ़ाना है तो उसकी पूरी डायग्नोस्टिक्स एनालिसिस, उसकी पूरी रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं निकलता है, क्योंकि हर सर आदमी ये सर ये जो लास्ट वाला है वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपेक्टेशन, ये तो प्राइवेट में होता ही नहीं सर कहीं पे। अलग, ये नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस का एक्सपेक्टेशन इसका 6 है, ज्यादा नहीं है। इस बंदे को वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या नहीं है। एक सैंपल है ये, कोई आपकी रिपोर्ट नहीं। मतलब हो सकता है आपके बारे में निकले कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ज्यादा चाहिए, है ना। अब ये देखते हैं कि वो तो चाहिए तो, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहता नहीं है। आर यू एबल टू मैनेज स्ट्रेस वेल और नॉट? आर यू एबल टू टॉलरेट प्रेशर और नॉट? सो ये फ्लेक्सिबल टाइम तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। तो आप अगर किसी बंदे का आपको एंगेजमेंट देखना है, और ये एंगेजमेंट अगर आप नहीं देखोगे तो क्या होगा? चर्न होगा, ज़्यादा लोग निकलेंगे। लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं? वो बजाय एंगेजमेंट सर्वे करने के, हर इंडिविजुअल का एंगेजमेंट की डायग्नोसिस पूरी होनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी सेटिस्फाइड है कि नहीं है। और अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो क्यों नहीं सेटिस्फाइड है। अब ये जो, अगर आप इस बंदे की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जैसे ब्लड रिपोर्ट होती है ना, इस बंदे की रिपोर्ट आप देखेंगे तो इसका एंगेजमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ की ज़्यादा है कि इसको लगता है मुझको अथॉरिटी नहीं मिलती है। लेकिन इसको समझाया जा सकता है कि भाई तुमको अथॉरिटी जब भी मिलेगी जब तुम रूल्स और सिस्टम को फॉलो ज़्यादा करोगे। इसमें कोई कंपनी की गलती नहीं है, ये तुम्हें खुद सुधार करना है। लेकिन ये आप उससे तभी बात कर पाओगे जब आपके पास इस टाइप की कोई रिपोर्ट होगी। आर यू गेटिंग? यस सर। तो हम आपको लेटेस्ट सिस्टम्स का ये बता रहे हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी में क्या क्या आगे बढ़ गया है, और कितना जो है वो क्या क्या हो रहा है, जिसमें कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है और क्या क्या आपके पास साधन अवेलेबल है। हो सकता है कि अभी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप ना यूज कर पाए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम, हमारे यहाँ एंगेजमेंट की प्रॉब्लम है, तुम क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ द वेज टू डू इज टू हैव एन एंगेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम हैरिसन, जिसमें कि आप हर आदमी को डील कर सकें कि वो उसका क्या चैलेंजेस हैं और कैसे कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। ठीक है। ओके सर। सो ये एक माध्यम है, उसी तरीके से हर चीज का माध्यम है। अब ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस होनी है, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस का अलग, बट एनीवे उसकी बात अभी हम करेंगे। पहले हम जो बात कर रहे थे मॉडल्स की, इंगेजमेंट का फंडा आपका क्लियर हो गया ना। इंगेजमेंट जो है वो देखने के लिए आपको हर आदमी का, भाई किसी आदमी की हेल्थ देखनी है तो उसका टेस्ट करवाओगे ना, ब्लड टेस्ट करवाओगे, उसका उसका ईसीजी करवाओगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। जब तक नहीं पता चलेगा तब तक डॉक्टर कैसे बताएगा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुमको क्या इलाज करना है। तो उसी तरीके से ये जो है हर चीज का एक, अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, आपको हर चीज का वो, ये भी एक तरीका है, ये भी एक मॉडल है
कि प्रायोरिटीज कैसे करेंगे आप, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्वांटिफाई चैलेंज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके क्या क्या वो हैं, सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स के क्या क्या इश्यूज हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्या इश्यूज हैं। ये सब ये वाला जो मॉडल है वो इंडिया का नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको एचआर में पूरा मैप करना पड़ता है कि क्या क्या है और लर्निंग क्या क्या है। इसमें लर्निंग ये होती है कि सबसे पहले तो शुरू टॉप से करते हैं, फिर कॉम्पिटेंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मिशन और कोर वैल्यूज से करते हैं, की स्टेक होल्डर्स का सर्वे करते हैं कि की स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए। ये जो पूरा मॉडल है ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इंक्लूजन बहुत जरूरी है, सिंपल होना चाहिए, प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, मैट्रिक्स की जो बात करी थी हम लोगों ने कि हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए कि सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सैलरी का लेवल क्या है, एट्रिशन लेवल क्या है, इंगेजमेंट लेवल क्या है। तो जिस तरीके से एनुअल चेकअप होता है उस तरीके से हमारा चेकअप होना चाहिए। क्लाइमेट का क्या पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की, उसका हर एक का मेजर्स है। और आप तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, एडवांस मेजर्स हैं हर चीज़ के, तो उसको जो है वो आपको उस हिसाब से आगे करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं, सबके लिए एक नहीं चलता हिसाब। सुपरवाइजर के लिए आप अलग करेंगे और जो एग्जेम्प्ट वर्कफोर्स है उनके लिए अलग होगा, वीमेन एंड माइनॉरिटीज़ के लिए कितना होगा, सेल्स के लिए क्या होगा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स का लेने का क्या इश्यू है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या इशू है। मतलब बेसिकली आपको जो ये फैक्टर्स हैं, ये खिसक जाता है बार बार, आपको हर उसका जो है, सॉरी फॉर, ये आपको हर सेक्शन का देखना पड़ेगा कि टॉप एम्प्लॉइज की क्या पोजीशन है, टॉप परफॉर्मेंस की क्या पोजीशन है, और टर्नओवर की पोजीशन कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, स्किल गैप्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद ये जो है वो, ये क्या है पता नहीं, इसके नीचे आ रहा है। हाँ, अगर इनेबिलिटी टू अट्रैक्ट एम्प्लॉइज, अगर लोग आप सेलेक्ट करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग छोड़ रहे हैं या ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सब कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे सरप्लसेस बहुत हैं, वो आपको देखना है। तो एज एचआर के आपको पूरे सारे सेगमेंट्स के प्रायोरिटीज इश्यूज देखने होंगे। इट इज़ ओनली ए सैम्पल। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस करेंगे तो ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स, एचआर की प्रॉब्लम्स के की आप एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद फिर आप एक एक का एक्शन प्लान बनाते हैं। आर यू गेटिंग? अब ये कंपनी में जो है वो 29% आदमी जो है हाई परफॉर्मर्स हो रहे हैं, इसके माने अप्रेजल सिस्टम आपका डिफेक्टिव है। हाई परफॉर्मेंस तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो 5% हो रही है और हाई परफॉर्मेंस जो है वो 15%, 20% है। इसके माने कुछ गड़बड़ है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 20% लोग हाई परफॉर्मर्स हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस खाली 5% बढ़ रही है, तो ये ठीक नहीं है ना। इसके माने अप्रेजल सिस्टम चेंज करना है। अब ये टॉप परफॉर्मर्स जो हैं वो उनको हम कितना रिवार्ड दे रहे हैं। अगर उनको खाली 2 या 3% आप रिवार्ड ज्यादा दे रहे हो तो वो आपके यहाँ क्यों टिकेंगे। टर्नओवर कितना है, अब टर्नओवर भी हर एक का टर्नओवर नहीं हो सकता, वर्कर्स में कोई टर्नओवर ना हो, किसी हो सकता है इंजीनियर्स का टर्नओवर ज्यादा हो, या हो सकता है किसी पार्टिकुलर कैटेगरी का लेवल का टर्नओवर ज्यादा हो रहा हो। तो आपको वहाँ एग्जामिन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ इसका टर्नओवर इतना क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे कि उस टाइप की क्वालिफिकेशन के लोग जो हैं वो डिमांड इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी,
तो वो तो बात वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन इंटरनली हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे लोगों का इस पे स्ट्रक्चर तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम इनको किस तरीके से रिवार्ड करें कि सैलरी की प्रॉब्लम की वजह से ये लोग ना छोड़ें। ज़्यादातर, कुछ लोग तो फिर भी छोड़ेंगे, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको इसको अटेंड करेंगे। यही मैट्रिक्स है। टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कितना है, सेल्स की प्रॉब्लम है तो कौन कौन से सेल्स के स्किल्स जो हैं वो मिसिंग है या गैप है, क्लोजिंग की प्रॉब्लम है कि इनिशिएटिंग की प्रॉब्लम है कि सेल्स रियलाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो जब तक आप डीप में नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। अब रही बात जो आप ट्रेनिंग की मैंडेज की बात कर रहे थे, एक बार हम लखनऊ में थे, बहुत पहले की बात है, 80s की बात है जी। तो लखनऊ में थे, तो हमारे परिवार लखनऊ में था। तो उस टाइम में स्कूटर इंडिया एक कंपनी होती थी, घाटे में चल रही थी, लेकिन अब चूंकि परिवार की वजह से हम जो थे वो हमको लखनऊ में ही रहना था। हमने कहा चलो, तो वहाँ पे हम गए तो सैलरी की भी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि नेचुरली ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही थी तो सैलरी की प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारा ट्रेनिंग का बजट कभी भी 1 पैसा कट नहीं होता था। 80s में हम 7 लाख का बजट उठाते थे ट्रेनिंग के, आजकल के टाइम में वो उस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1 करोड़ 10 करोड़ का बजट। एनीवे, हम क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि हम कभी भी ट्रेनिंग का ये रिपोर्ट नहीं देते थे कि नंबर ऑफ मैंडेज कितने हैं। हम रिपोर्ट क्या देते थे ट्रेनिंग की, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल पेंट सेव्ड, एनर्जी सो मेनी यूनिट सेव्ड, sales rejection reduced, I mean this part reduction reduced by this much percentage, और उसको हम कन्वर्ट कर देते थे कि इतना मॉनेटरी वैल्यू में गेन हुआ। तो जब कंपनी को ये दिखता था कि 7 लाख रुपया खर्च करने से हमको 70 लाख का गेन होता है, तो वो कहते थे भाई सैलरी मिले न मिले ट्रेनिंग का बजट नहीं कट होगा। Are you getting what I'm trying to say? Very definitely, very much sir, very much. हाँ, so मतलब 80s में जो कंपनी घाटे में थी वो ट्रेनिंग का बजट हर मंथ टू मंथ दे रही थी, मंथ टू मंथ दे रही थी, और 1 रुपया कट नहीं होता था। अगर हम 7 की जगह 10 लाख मांग लें तो वो 10 लाख देंगे, क्योंकि उनको पता था कि हम अगर वो हमको 10 लाख दे रहे हैं तो हमको 1 करोड़ से कम का बेनिफिट देंगे ही देंगे, मतलब ज्यादा ही बेनिफिट देंगे, कम नहीं देंगे। So training, or for that matter HR, or for that matter any other function, has to connect to the business needs and business requirement, rather than giving useless data like number of man-days saved, number of man-days increased by this much percentage। अब उससे क्या होगा, एक सेकंड जरा, ये फोन है इनका वर्मा साहब का। वो कोई अगला क्लास है। चलिए तो फिर हम बाकी जो वो अगले बारे में बात करेंगे, वो कोई अगला क्लास होना है तो जी 4 बजे से क्लास हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आर यू गेटिंग some learning? Yes sir, that's why I am engaging with you sir, that's why I am asking question again and again। Yes, ये सब आपको किताब में नहीं मिलेगा, किताब में तो आप पढ़ ही लोगे। जी जी ठीक है सर, ये प्रेजेंटेशन हो तो दे दीजिए सर, प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम उनको दे देंगे, वो वर्मा सर को दे दीजिए सर। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।